हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस आईआईटी नीट। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का सेक्शन 3 के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनके जो आंसर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर जो है वो आंसर नहीं होगा। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है सेक्शन 3 का जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का, उसमें ये क्वेश्चन जो एटम्स से आया था, देखते हैं क्या है। A hydrogen-like atom has atomic number Z. Photons emitted in the electronic transition from level 4 to level 3 in these atoms are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. तो लेवल 4 से लेवल 3 जो इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे फोटोन्स एमिट होंगे, उन फोटोन्स से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड जो है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द टारगेट मेटल ये भी दिया हुआ है और कुछ कांस्टेंट्स का वैल्यू दिया है। हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, Z का वैल्यू, मतलब जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम, क्योंकि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दिया हुआ है और हम लोग जो है इंसिडेंट वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग। बस वहाँ पे Z एक अननोन रह जाएगा और इसको हम लोग आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में पुट करके Z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरा प्रोसीजर जल्दी से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ होगा उसका, इंसिडेंट जो फोटोन्स होंगे उनका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि जो चेंज इन एनर्जी है, एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इस एनर्जी में जो चेंज आएगा, जो डिक्रीज इन एनर्जी होगा उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन एमिट होगा। तो डिक्रीज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, इनिशियली एनर्जी ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन का, बाद में फाइनल है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो है वो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है वो हम क्या लिखते हैं, -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एंड ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे जो इनिशियली है वो 4th लेवल पे था और फाइनली 3rd लेवल पे आया। तो यानी कि Ni लिख दें अगर हम इसको, तो इनिशियली 4 है ये और N फाइनल का वैल्यू यहाँ पे 3 है। पुट करते हैं जल्दी से, ये आएगा -13.6 Z स्क्वायर बाय Ni की जगह 4 का स्क्वायर माइनस फाइनल के लिए लिखेंगे -13.6 Z स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखते हैं क्या कॉमन निकाला जा सकता है। 13.6 Z स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आएगा -1/4 स्क्वायर और +1/3 स्क्वायर। लेफ्ट साइड में जो चेंज इन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, यानी एनर्जी जो डिक्रीज किया है, यही जो है इसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फोटोन्स एमिट होंगे। तो इसको हम लेफ्ट साइड में h न्यू लिख सकते हैं या फिर hc/λ भी लिख सकते हैं अगर हमें वेवलेंथ फाइंड करना हो। और राइट साइड में सॉल्व करते हैं इसको, 13.6 Z स्क्वायर, यहाँ पे 16 और 9 आएंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे -9 + 16, तो -9 + 16 कितना हो जाएगा, 7, 9 या 7 16 होता है, तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो hc/λ का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 13.6 Z स्क्वायर इंटू 7 16/9। इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे कैलकुलेशंस में ही वहीं पुट करेंगे इक्वेशन में, फिर कैलकुलेशंस करते हैं। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो सकता है इन दिस फिनोमिना, वो h न्यू माइनस h नॉट लिखा जाता है, वेयर h न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ के टर्म्स में इसको लिख देते हैं Ke max इक्वल्स टू hc/λ प्लस hc/λ नॉट, सॉरी माइनस hc/λ नॉट। तो Ke max हमें दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। hc/λ हमने फाइंड किया और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको भी पुट करते हैं यहाँ पे 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में 7 है, साथ में 7 है। इसके बाद आगे अगर हम लोग चलें तो हमें hc/λ नॉट का वैल्यू पुट करना है। लैम्डा नॉट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 310 नैनोमीटर है। hc का वैल्यू डायरेक्ट दिया है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो अगर हम लैम्डा को यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तो हमें नैनोमीटर में पुट करना चाहिए, तब हम ये वैल्यू hc का पुट कर सकते हैं। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सारे टर्म्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। तो ऐसा ही करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस hc का वैल्यू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट हमें जो दिया हुआ था वो 310 नैनोमीटर दिया है, 310 नैनोमीटर दिया हुआ है। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो डिवाइड में आएगा हमारे पास यहाँ पे 310 नैनोमीटर में आएगा ये। तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, 31 अगर हम देखें यहाँ पे 4 टाइम्स 124 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखते हैं 1.95 है, इसको यहाँ ले आते हैं, जो 4 है इसको यहाँ ले आते हैं तो ये +4 हो जाएगा और राइट साइड में 13.6
इंटू 7/16 इंटू 9 इंटू जेड स्क्वायर रह जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद फर्दर यहाँ कैलकुलेशंस करते हैं। तो 4 प्लस 9 1.95 दैट इज 5.95, राइट साइड में 13.6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 इंटू 7 इंटू जेड स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, जेड स्क्वायर फाइंड करना, सब कुछ एक तरफ ले जाते हैं। 5.95 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 7। देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट्स को हटा देते हैं, चलो यहाँ पे एक 100 आएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, एक 10 यहाँ आ जाएगा। 7 से देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। 7 8 56 7 8 56 35, तो 7 1 और ये 7 8 हो जाएगा हमारे पास 56, 3 बचेगा 35, 7 5 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 85। तो फर्दर हमारे पास क्या क्या बचा, 85 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 100, और हमें इसका स्क्वायर रूट करना है z फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हमें यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। 16 इंटू 9, अच्छा 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 85 को अगर हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 2 और ये हो जाएगा 5 1 5, 35 बचेगा 5 7 35, 5 1 5, 3 बचेगा 5 7 35, 17 इंटू 16 इंटू 9 और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा 8 2 8 16। तो हमारे पास रूट में क्या बच रहा है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9। देख लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया यहाँ पे, 5.95 था 6, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट रूट आना चाहिए, हो सकता है कोई मिस्टेक हो। 4 यहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1.95 5.95 हो जाएगा, इंटू 16 इंटू 9 डिवाइड में 13.6 आएगा, साथ में 7 आएगा, ठीक है 13.6। ओके यहाँ पे जो मैंने 136 को यहाँ पे मिस कर दिया है, 136 भी रहेगा साथ में 136, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, डिवाइड में यहाँ पे 136 आना चाहिए, तो 17 से ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये मैं इसलिए गेस कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटीजर टाइप आंसर आएगा, तो ये 17 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो 17 जो है अगर हम देखें 8 टाइम्स जो होता है 17 8 टाइम्स 136 होता है, 17 8 136 होता है, 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा √9 और √9 हमारे पास 3 आ गया। तो हमें z का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है, जो एटॉमिक नंबर है वो इस एलिमेंट का 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का जो पूछा गया था उस पे आते हैं, ऑप्टिक्स से। An optical arrangement consists of two concave mirrors M1, M2 and a convex lens L with a common principal axis as shown in the figure. The focal length of L is 10 centimeter, ठीक है, इसका हमको focal length दिया हुआ है, radii of curvature M1, M2 का भी दिया हुआ है, the distance between L and M2 is 20 centimeter. A point object S is placed at the midpoint between L and M2. L और M2 के बीच में एक point object यहाँ रखा हुआ है on the axis. When the distance between L and M1 is n/7, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो n/7 सेंटीमीटर दिया है। One of the images coincide with S, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो S से ही coincide कर रहा है। वैसे तो यहाँ मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होगी बट S पे ही coincide कर रहा है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है n का वैल्यू क्या होगा जब इनके बीच का डिस्टेंस n/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होने वाली, बट वन ऑफ द इमेज जो है वो S से ही coincide करेगी। तो ये पता करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, राइट साइड से रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर से बनेगा उसका पता करते हैं, उससे फिर ये लेंस से इमेज बनेगा। हो सकता है लेंस से इमेज बनने वाला ऐसे कोइंसाइड करे, अदरवाइज इस मिरर से फिर रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद जो इमेज बनेगा वो भी कोइंसाइड कर सकता है। देखते हैं, एक बार प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिया है फ्रॉम राइट साइड में जो कॉन्केव मिरर रखा हुआ है उससे इमेज कहाँ बनेगा वो पता करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करते हैं, u का वैल्यू। तो ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ लिखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिड पॉइंट पे रखा है, ऐसा हमने अभी रीड किया था। ऑब्जेक्ट एज इज प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2, मिड पॉइंट पे। दैट मीन्स u का जो वैल्यू है यहाँ पे, u का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ के बारे में अगर बात करें तो M2 का वैल्यू हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 दिया, दैट मीन्स इसका जो फोकल लेंथ है वो 12 और -12 विद साइन, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो -12 हो जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ये है हमारे पास फॉर मिरर्स, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ से 1/v किसके इक्वल आएगा, 1/f - 1/u, और जल्दी अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम uf/u - f भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे हम लोग, uf आएगा ऊपर u - f।
वैल्यूज पुट करते हैं, u का वैल्यू -10 है, फोकल लेंथ का वैल्यू -12 है, u का वैल्यू -10 है और फोकल लेंथ के साथ यहाँ माइनस तो है, फोकल लेंथ का वैल्यू -12 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 12 प्लस में है, 12 प्लस में और 10 माइनस में, यानी +2 बचेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 60 सेंटीमीटर प्लस में, यानी कि यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से 60 सेंटीमीटर राइट की तरफ बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, जो कि एक वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ से मिरर से राइट की तरफ 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। अब ये इमेज जो है, वैसे तो लाइट रेज जो है इस तरह से डाइवर्ज होंगी, इसी वजह से इमेज पीछे बन रहा है, तो इससे बनने वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के काम करेगा, क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होकर आने वाली इंसिडेंट रेज जो हैं उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे लोकेटेड होगा। तो इस लेंस से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस मिरर से 60 सेंटीमीटर है और एडिशनली ये 20 है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 80 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉन्वेक्स लेंस है। यानी अभी जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि इसका बेसिकली इमेज है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर है। लाइट रेज लेकिन लेफ्ट की तरफ आ रही हैं और हम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए राइट की तरफ जाएंगे, इसलिए हमें लेंस के लिए u का वैल्यू -80 सेंटीमीटर लेना होगा। तो लेंस के लिए u का वैल्यू -80 सेंटीमीटर लेके आगे चलते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो लेंस के लिए आप यही कैलकुलेशंस करते हैं, u का वैल्यू कितना है -80 सेंटीमीटर और लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में लेना है। तो इस बार फिर से पता करते हैं इमेज कहाँ बनेगा, बाय द लेंस। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v का वैल्यू आएगा 1/f + 1/u। अगर आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करें तो uf डिवाइडेड बाय u + f हो जाएगा। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, -80 u का वैल्यू है, फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है 10 है, u का वैल्यू फिर -80 और फोकल लेंथ का वैल्यू 10 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज -800 और -80 + 10 दैट इज -70। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगा ये 80/7 सेंटीमीटर आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर आया और ये पॉजिटिव आया है। तो ध्यान क्या रखना है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उस पे लाइट रेज कुछ इस तरह से आ रही थी, जिनसे इसने एक इमेज बनाया है जो कि कहाँ बन रहा है 80/7 सेंटीमीटर पे इमेज डिस्टेंस हमें ये मिला है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो इमेज है वो फाइनल जो इमेज है, वन ऑफ द फाइनल इमेज जो है वो एस पे ही बन रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है वो समझते हैं, देखते हैं। जो लाइट रेज हैं इस ऑब्जेक्ट, इस कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद कुछ इस तरह से गई होंगी, इस तरह से गई होंगी लाइट रेज, डाइवर्ज हो रही होंगी, तो उसको हम डाइवर्ज कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना है, तो थोड़ा सा डाइवर्ज होते हुए जा रही होंगी लाइट रेज कुछ इस तरह से, इसी वजह से यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बना है। और इन लाइट रेज को ये लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और हमने वैल्यू भी फाइंड किया, वो 80/7 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज यहीं पे बने, तो इसका तरीका ये है कि आफ्टर लाइट रेज यहाँ से कन्वर्ज होके जब इस मिरर पे स्ट्राइक करेंगी, तो वो लाइट रेज अगर अपना पाथ रिट्रेस कर लेती हैं तो वापस से इमेज यहाँ बन सकता है। और लाइट रेज अपना रिट्रेस पाथ तभी करती हैं जब वो मिरर के सरफेस पे नॉर्मल हो, मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलरली फॉल करें। इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगा, सपोज जैसे 80/7 सेंटीमीटर, सपोज मैं यहाँ पे कहीं मार्क कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है वो 80/7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ जब इमेज बनेगा तो लाइट रेज को कुछ ऐसे आना होगा और ये लाइट रेज यहाँ मीट कर रही होंगी, लेकिन उसके बाद लाइट रेज जब इस पे इंसिडेंट हों तो वो नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती हैं, कॉन्केव मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं, तो ये लाइट रेज अपने पाथ को क्या करेंगी, रिट्रेस करेंगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी, वापस से इस लेंस के पास जाएंगी, इस तरह से कन्वर्ज होंगी, और ये कन्वर्जिंग मिरर फिर उसको कन्वर्ज करके सेम पॉइंट पे इमेज बना सकता है। दैट मीन्स ये लाइट रेज जो है नॉर्मल होनी चाहिए, और ये नॉर्मल तभी हो सकती हैं जब ये सभी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर पे मीट की हों, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइट रे जो है वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, यानी कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर m1 का हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है जब इमेज सेम लोकेशन पे बनाया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तब ये डिस्टेंस n/7 है। इसका मतलब इन दोनों का सम जो है वो n/7 के इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि n/7 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 + 80/7। कैलकुलेट करते हैं कि आ जाएगा 140 + 80/7
7 और यहाँ पे आ जाएगा n/7। तो 7 से 7 यहाँ कैंसिल होकर हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 220, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 220। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि हम लेंसेज और मिरर के अरेंजमेंट से ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ऑब्जेक्ट की ही लोकेशन पे बनवा सकते हैं। उसके लिए जो फाइनली जिस मिरर पे लाइट रे फॉल कर रहा है उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए, नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। उस केस में लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करता है और वापस से उसी लोकेशन पे इमेज बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था इस सेक्शन में। ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एरर्स का क्वेश्चन एक्चुअल में। तो देखते हैं क्या किया जाएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस हमें दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज फ्रॉम द लेंस वो भी दी हुई है। उसमें एरर है क्योंकि मेजरमेंट करके यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ फाइंड किया जा रहा है। एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज n%। सिंपली हमको क्या बताना है, फोकल लेंथ में क्या एरर है। तो एरर फाइंड करने के लिए किसी भी क्वांटिटी में पहले तो हमें उसके फार्मूले पे फोकस करना चाहिए। तो फोकल लेंथ जो है लेंसेज के लिए हम इस तरह से फाइंड करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब इसको अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है जो सिंपल इक्वेशंस होती हैं उन जैसे आपने पहले इक्वेशंस जो पढ़ी होंगी कि अगर प्रोडक्ट के केस में आपको एरर निकालना हो तो फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं, बट ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में इसको लाना होगा, वहीं से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो बोथ साइड को हम डिफरेंशिएट करें, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है -1/f² इंटू df, राइट साइड में -1/v² इंटू dv और यहाँ पे आएगा -1/u² इंटू du। अब इसको इमेजिन, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। आप इमेजिन कर, एक्चुअल में ये डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको हम लोग, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा जा सकता है, ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है। बट अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप इमेजिन करो आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अल्टीमेटली जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए df के डिनोमिनेटर में हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। जैसे आप 1/x का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो -1/x² आता है, साथ में dx/dx आएगा क्योंकि वो x के रिस्पेक्ट में है। तो आप कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे अल्टीमेटली वो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाता है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इसमें से हमें फ्रैक्शनल एरर निकाल लेना चाहिए फोकल लेंथ का, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हमें क्या करना होगा, df/f को यहीं रखना पड़ेगा, माइनस को भी यहाँ रख देते हैं और f राइट साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा dv/v² माइनस, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा, पहले से एक माइनस था, 1/u² du और मल्टीप्लाई में हमारे पास एक f में मल्टीप्लाई मिले आया। तो ये फ्रैक्शनल एरर इन फोकल लेंथ आ गया हमारे पास, इसका फार्मूला। इसके बाद माइनस को भी इधर भेज देते हैं तो df/f और साथ में मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारे पास ये परसेंटेज एरर इन f है, परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ है। राइट साइड में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा dv/v² और यहाँ माइनस du/u² मल्टीप्लाइड बाय f मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमें कैलकुलेट करना है जिससे हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। अब ध्यान रखेंगे जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर कैलकुलेट करते हैं और उसको ही प्लस माइनस में लिखते हैं। तो अगर हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना है, dv और du ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। एक बार वैल्यूज देखते हैं, dv और du का वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले जो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था उसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 प्लस माइनस, अगर सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिखूं तो 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। और अगर हम लोग यहाँ पे इमेज डिस्टेंस देखें तो वो हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं u, ये हमारे पास u का वैल्यू है, ये v का वैल्यू है, ये हमारे पास du का वैल्यू है और ये dv का वैल्यू है, du, u, dv और v का वैल्यूज है। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारे पास परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ है, राइट साइड में dv का वैल्यू कितना है 0.2। ध्यान रखना है हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर निकालना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो dv का वैल्यू क्या है 0.2 है, डिवाइड में v², अगर हम v² पुट करें तो v² मतलब 20 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में जो नेक्स्ट टर्म है du, तो du को हम लोग इसका नेगेटिव वैल्यू लेते हैं अगर एरर का, तो ये मैक्सिमम एरर देगा, इसलिए इसको भी आपको प्लस में लेना है। तो मैं यहाँ पे वो करेक्टली लिख दे रहा हूँ आपको, जो हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे कि परसेंटेज एरर इन f जो आएगा यहाँ पे इसका पॉजिटिव वैल्यूज लेना है, सभी को पॉजिटिव, एरर हमेशा ऐड होता है। तो dv/v²
वी स्क्वायर प्लस डी यू बाय यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ इंटू 100। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे सब पॉजिटिव वैल्यूज रखी जाएंगी। मैक्सिमम एरर निकाला जाता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। कभी भी आप एरर कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वेशंस में, अगर नेगेटिव आता है आप किसी ना किसी तरीके से देखेंगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी यू की वैल्यूज जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो मैक्सिमम एरर के लिए हमको इस तरह से वैल्यूज को चूज करना है कि ये हमें मैक्सिमम एरर दे, यानी ऐड ही हो, सब्ट्रैक्ट ना हो। तो देखते हैं यहाँ पे डी यू का वैल्यू जो हमारे पास है वो है 0.1 और u हमारे पास 10 का स्क्वायर है। अच्छा, साथ में हमें यहाँ पे फोकल लेंथ भी चाहिए होगा, तो ये फोकल लेंथ का जो मीन वैल्यू होता है वो फाइंड करना होता है और मीन वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू से ही मिलता है। तो फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं फोकल लेंथ का। इस पार्ट को मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली जो लेंस फॉर्मूला उसको अप्लाई करके 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ वैल्यू फाइंड करें फोकल लेंथ का। u का जो वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है वो -10 सेंटीमीटर लेना है। क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया गया है कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज राइट साइड में बनता है, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे पुट करते हैं 1/20 माइनस 1/-10 इक्वल्स टू 1/f। कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। 20 और 10 कैल्शियम 20 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 1 और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 2 इक्वल्स टू 1/f, which implies that f equals to 20/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीन वैल्यू है f का, जो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू को, जो हमें इसके बाद जो वैल्यू मिला है f का उसको पुट करते हैं 20/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर, दैट इज 400 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20/3 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 100 है। ये 100 से हम ये दो जीरोस को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो बाद में हमारे पास जो बचेगा वो 0.2/4 प्लस 0.1/1 मल्टीप्लाइड बाय 20/3। पॉइंट्स को भी हटा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एलसीएम यहाँ पे आएगा 4, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2 इज 6, 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 2 6 हो जाएगा और 2 और 2 4, 4 इससे कैंसिल करके 1 बचेगा अल्टीमेटली, यानी फोकल लेंथ में जो एरर है वो हमारा 1% का एरर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना, हमेशा एरर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर कैलकुलेट किया जाता है, तो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। इसीलिए हमने जब एरर कैलकुलेशन किया तो हमने डी और डी का वैल्यू कुछ इस तरह से लिया, मतलब क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों हैं, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू लेना है कि वो ऐड ही हो, तभी आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलता है जब आपसे एरर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सेक्शन का। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से है, देखते हैं क्या पूछा गया। अ क्लोज्ड कंटेनर कंटेन्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस। अच्छा, आइडियल मोनोटॉमिक गैस का गामा हमें दिया हुआ है और 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, इसका भी हमें गामा दिया हुआ है। तो ये मिक्सचर ऑफ दो गैसेज हैं। गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, ये हम भी जानते हैं। द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस गैस मिक्सचर ने जो वर्क किया है वो हमें दिया हुआ है। पूछा क्या गया वो देखते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेज हो या गैसेज हो कोई भी, जब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने जाते हैं तो वो हम NCV, अगर मोल्स दिए हैं तो NCV डेल्टा T या DT के हेल्प से निकाल सकते हैं। ये CV यहाँ पे क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में हमें नंबर ऑफ मोल्स तो हम देख लेंगे, CV चाहिए होगा मिक्सचर का और चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। मिक्सचर ऑफ गैसेज के लिए अगर हमको CV फाइंड करना है तो हमारे पास एक फार्मूला है जो अगर हमें CV, अगर आपने पढ़ा होगा फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज जो है वो CV डैश लिख देता हूं मैं इसको, वो किसके इक्वल होता है N1, या CV लिख देते हैं सिंपली N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये इंटरनल एनर्जीज जो है उनको इक्वेट करके आता है। तो इस तरह से हमारे पास CV का जो वैल्यू मिल जाएगा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, फॉर मिक्सचर ऑफ
आइडियल गैसेस, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। जो फर्स्ट गैस है उसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें 2 दिया है, CV1 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा और CV हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये CV का वैल्यू आप जानते हैं जब आपने इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल से डिराइव किया होगा कि ये FR/2 होता है। FR/2, F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उसके टर्म्स में पहले लिखता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक काम करते हैं, दोनों का जो CV1 और CV2 का वैल्यूज भी लिख लेते हैं। CV1 अगर हमको लिखना होगा तो वो होगा F1R/2 और CV2 का वैल्यू होगा F2R/2। F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास फर्स्ट जो हमें दिया है वो मोनोटॉमिक गैस दिया, तो मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो 3R/2 हो जाएगा हमारे पास CV1 का वैल्यू और CV2 का वैल्यू। नेक्स्ट हमें डायटोमिक गैस दिया, डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5R/2। तो इनको हम यहाँ पे पुट करते हैं। N1 का वैल्यू हमें क्या दिया है, 2 मोल्स है। N1 इसका वैल्यू हमारे पास 2 है और इसका वैल्यू 1 है, तो पुट करते हैं 2 × 3R/2 प्लस 1 × 5R/2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, न्यूमरेटर में आएगा 3R प्लस 5/R, 5/2 × R डिवाइड में यहाँ पे 3 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3R इसको एलसीएम लेते हैं, 6 + 5 11, 11R डिवाइडेड बाय 2 × 3 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिक्सचर का CV मिल गया, 11R/6 होगा। N क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो N जो है वो N1 + N2 के इक्वल होगा जो कि 3 है। तो हमें N भी मिल गया, CV भी मिल गया। अब डेल्टा T कहीं से फाइंड करना है टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो गैस मिक्सचर है उसका वर्क जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर जो वर्क है वो 66 जूल है। तो वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर P × V2 - V1 होता है। P dV होता है, इंटीग्रेट करेंगे, P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV से V2 - V1 आता है। तो इसको हम फर्दर और कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको PV2 - PV1 भी लिख सकते हैं, और क्योंकि मुझे इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना है, वर्क डन का वैल्यू दिया है तो हम डेल्टा T यहाँ से निकाल सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में। PV = NRT2 लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वाले गैस के लिए R तो दोनों के लिए सेम होगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल जो है सेकेंड गैस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है मिक्सचर का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्सचर का वर्क दिया हुआ है। तो N का वैल्यू हमारे पास 3 है, इसको हम लास्ट में पुट करेंगे, माइनस P का जो वैल्यू है फिर से PV1 का वैल्यू लिखेंगे तो NRT1 आएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, NRT2 - T1, और ये वर्क डन इसका वैल्यू हमें दिया हुआ 66 जूल। तो N और R का वैल्यू तो हम जानते हैं, यहाँ पे कैंसल आउट भी हो जाएंगी चीज़ें। T2 - T1 यानी डेल्टा T हमें यहाँ से मिल गया है, तो यहाँ से हम डेल्टा T का अगर वैल्यू निकालें तो वो आएगा 66/NR। डेल्टा T हमें मिल गया है, बस यहाँ पुट करना है। सारी वैल्यूज है हमारे पास, डेल्टा T का वैल्यू N/R है, CV का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया और N तो हमारे पास 3 है। पुट करते हैं जल्दी से, इस तरफ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको फर्दर। डेल्टा U = N की जगह आपने 3 रखा, CV की जगह हमारे पास जस्ट जो अभी वैल्यू आया था एक बार देख लेते हैं। CV की जगह जो वैल्यू आया था, हमने जो CV कैलकुलेट किया था वो जो मुझे याद आ रहा है 11R/6 आया था, करेक्ट ये आया था। तो पुट करते हैं 11R/6 और मल्टीप्लाई में आएगा 66/NR, 66/NR। N का वैल्यू यहाँ पे 3 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 66 जो है वो 11 हो जाएगा। 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 जूल, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 121 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है वर्क डन दिया था, हमने वर्क डन से जो अननोन है स्पेशली चेंज इन टेम्परेचर वो हमने फाइंड किया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, उसको हमने यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी में पुट किया। और क्या ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में कि आपको जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है फाइंड करना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया था, पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर along a straight path on the flat ground. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of the person is 60 cm/s, the speed of the tip of the shadow of on the ground with respect to the person is okay. चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ दिया है कि शैडो का स्पीड एक्चुअल में पूछा है, और वो भी इसने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो एक पर्सन का हाइट हमें दिया है, एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट ड्रॉ करते हैं। ये लैम्प पोस्ट हो गया सपोज 4 मीटर,
ये ग्राउंड हो गया है, पर्सन जो है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ही वॉक कर रहा है, और पर्सन का जो हाइट दिया हुआ है 1.6, सपोज ये 1.6 है। अगर किसी मोमेंट पे मान लेते हैं पर्सन जो है यहाँ से x डिस्टेंस पे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, उस समय अगर हम जानना चाहते हैं इसका शेडो का लेंथ कितना होगा, तो आपको सिंपली पता है कि शेडो जो लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए कंसिडर करते हुए हम जान सकते हैं कि शेडो जो है वो ये शेडो का लेंथ होगा। ये पर्सन के हेड से हमें एक लाइट रे को ड्रॉ करना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये 1.6 मीटर है। शेडो का लेंथ निकालना है, ये हमने x मान लिया है, सपोज हम इसको y मान लेते हैं। y मतलब क्या हुआ, जो शेडो का लेंथ है फीट से लेके, पर्सन के फीट से लेके शेडो के एंड तक, ये हमें मिल गया। तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो एक लार्ज ट्राइंगल बन रहा है और एक स्मॉल ट्राइंगल है, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम बोल सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय, लार्ज ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय, ये लार्ज ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय स्मॉल ट्राइंगल का y। तो यहाँ से हम x और y में रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें स्पीड्स के बारे में दिया है कि लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो पर्सन है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x, क्योंकि x जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उसी रेट से वही इसका स्पीड होगा। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद टाइम मिल जाएगा, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उससे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है y जो है वो इस पर्सन के फीट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, और हमसे वही पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन के रिस्पेक्ट में इस टिप का स्पीड कितना होगा, क्योंकि जब ये मूव करेगा, जैसे अगर ये पर्सन जो है आगे जाता है तो शैडो का लेंथ जो है वो चेंज होगा, शैडो का लेंथ चेंज होगा, तो वो पर्सन से दूर या पास जा सकती है शैडो। तो पर्सन के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से शैडो मूव करेगी वो फाइंड करना। तो ये किया जा सकता है, x और y में पहले रिलेशन निकालते हैं, 4y इसको कैंसिल कर देते हैं 4, और ये हो जाएगा 0.4। तो इधर जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ऐसे लिख लेते हैं 10 करके। तो 10y इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, या 5y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, या हम बोल सकते हैं 3y इक्वल्स टू 2x। तो डिफरेंशिएट करते हैं 3, ये आ जाएगा dy बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, और ये आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, x जो डिस्टेंस है वो लैम्प पोस्ट से उस पर्सन का डिस्टेंस है, तो x जिस रेट से चेंज हो रहा है वो पर्सन का स्पीड है, यानी ये जो है वो इसका वैल्यू दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डी वाई बाई डी टी क्या है, पर्सन के फीट से उसके शैडो का टिप का डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो बेसिकली वो शैडो का जो टिप है उसका स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू फीट ऑफ द पर्सन। तो हमें वही फाइंड करना है, यानी कि डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी टी हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, इसको कैंसिल करते हैं, यानी कि आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो शैडो का टिप है वो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फीट ऑफ द पर्सन, क्योंकि हमने डिस्टेंस फीट ऑफ द पर्सन से ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, क्या पूछा गया देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्शनल पेंडुलम है, टाइम पीरियड निकालना है, ऑसिलेशन से क्वेश्चन लग रहा है। 2 point like objects of mass 20 gram and 30 gram are fixed at the two ends of a rigid massless rod, इस तरह से masses attached हैं, of 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass. ये वायर जो इसके सेंटर ऑफ, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे अटैच्ड है। The resulting torsional pendulum, टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है, जैसे इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और रिलीज करते हैं, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरह से इसका ऑसिलेशन होगा, इसको हम टॉर्जनल पेंडुलम बोलते हैं, जो टॉर्क की वजह से यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ पे। तो ये इसका ऑसिलेशंस जो है स्मॉल ऑसिलेशन से एग्जीक्यूट कर रहा है। टॉर्जनल कांस्टेंट हमें वैल्यू दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि जब हम टॉर्जनल पेंडुलम की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए, और फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस ऐसा होता है एक्चुअल में टॉर्जनल पेंडुलम में। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग ये ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ एक माइनस भी आएगा, क्योंकि जो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये जो टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क है, जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें
तो इसको सम कांस्टेंट इनटू थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। इस कांस्टेंट को ही बोला जाता है टॉर्जनल कांस्टेंट। तो सी का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है। हमसे इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, टॉर्क को हम आई अल्फा लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू सी थीटा होगा। अगर आप डायरेक्शंस भी कंसिडर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक माइनस भी लगाना होगा। तो यहाँ से अल्फा हमारे पास आएगा माइनस सी बाय आई इंटू थीटा। इसको कंपेयर करते हैं, अगर हमारे पास एंगुलर एस होता है या फिर इस केस में जो एस होगा उससे कंपेयर करें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एस में। तो ये एंगुलर एस करेगा। तो कंपेयर करने से हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सी बाय आई मिलता है। और हमसे यही पूछा गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है हमको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हमको फाइंड करना है तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा सी बाय आई का। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम और सी का वैल्यू तो दिया है, तो सीधे आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाएगा उस पर फोकस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले तो हमें डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, मासेस तो दिए हैं और डिस्टेंसेस के लिए बोला गया है कि ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से इसको अटैच किया गया है इस वाले रॉड को, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का। तो अगर हमें पॉइंट मिल जाएगा इसी एक्सिस के अबाउट इनका रोटेशन हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी मिल जाएंगे। तो पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए दो मासेस हैं हमारे पास। यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं 0,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करना होगा। m1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 है और x1 जो है वो 0 हो जाएगा, ये ओरिजिन पे लिया हमने। m2 20 है, जो x2 है इसके लिए हमें इसका लेंथ चाहिए होगा। लेंथ ऑफ दी रॉड हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 सेंटीमीटर से। क्वेश्चन में मास जो ये जो रॉड है वो मासलेस लिया है, मासलेस लेना है, अदरवाइज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। और डिवाइडेड बाय दोनों का मास का सम 30 प्लस 20 यानी कि 50 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 50, 5 4 20 यानी कि 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है और दैट मीन्स दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंसेस मिल गए। तो अब हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हैं सिस्टम का। तो आई क्या होता है, हमारे पास दो मासेस हैं यहाँ पे, तो यानी m1 r1 स्क्वायर प्लस पॉइंट मासेस हैं m2 r2 स्क्वायर। m1 हमारे पास कितना है 30 है, ध्यान रखना है ग्राम में है। ग्राम में है तो इसको, क्योंकि हमें आंसर देख लेते हैं यूनिट्स का, n का वैल्यू फाइंड करना है रेडियन पर सेकेंड में, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और r1 स्क्वायर है, r1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय, अगर हम 10 टू द पावर 2 करते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। प्लस तो यहाँ 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 3 है हमारे पास। और m2 का वैल्यू कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय r2 का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर। डिवाइड में क्या रहेगा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4। तो ये 10 टू द पावर 3 और 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। 30 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20 इंटू 6 का स्क्वायर 36। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 480 हो जाएगा ये, प्लस 16 टू 32 यानी कि 320। उसके बाद 10 टू द पावर -7 और इनको ऐड करते हैं 0 10 4 और 3 7 और एक हमारे पास ये ऐड कर लेते हैं एक बार 16 3 48। ये मिस्टेक हो गया 36 2 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो 0 8 और 2 10 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है। 1200 इंटू 10 टू द पावर 1200 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। तो अभी हमने देखा था ओमेगा फाइंड करने के लिए बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमें फाइंड करना था। वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू √c बाय आई है। c का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, c का वैल्यू 1.2 10 टू द पावर -8। तो 1.2 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7 और इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर दे। तो ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1/1000 हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -1 बचेगा। दैट मीन्स ओवरऑल ये 1/10,000 का रूट फाइंड करना है, यानी कि √10 टू द पावर -4 जो कि 10 टू द पावर -2 आएगा, यानी कि 10 टू द पावर -2 रेडियन पर सेकेंड। ये हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में ये n इंटू 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में दिया है, यानी कि 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू n इंटू 10 टू द पावर -3 यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू कितना मिलेगा 10 टू द पावर -2 बाय 10 टू द पावर -3 दैट इज 10।
तो ये n का वैल्यू आ गया, यानी यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो सेक्शन 3 में पूछे गए थे 2023 के जेईई एडवांस पेपर 1 के। तो यहाँ पे जेईई एडवांस के जो हमने सोल्यूशंस जेईई एडवांस का 2023 का पेपर 1 के सोल्यूशंस कंप्लीट कर